नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे जो आपका पटवारी लेखपाल जो आने वाली भर्तियां हैं ग्रुप सी के अंतर्गत यूकेपीएससी के द्वारा करवाई जाने वाली, तो उनके पाठ्यक्रम के अनुसार जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं और जो पाठ्यक्रम में टॉपिक रखे गए हैं उन पर आधारित मैंने ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो 50 प्रश्न मैं यहाँ पे आज आपको सॉल्व करवाऊंगी और आपको क्या करना है कि जैसे मैं यहाँ से प्रश्न पढ़ूँ तो वीडियो पॉज कीजिए और पहले अपना आंसर अपनी कॉपी पे लगाइए कि फर्स्ट का आंसर ये इस तरह से। तो लास्ट में आपको क्या होगा, पता चल जाएगा कि आप अभी कितनी तैयारी कर पाए हैं या आपसे कितना हो पा रहा है। अपना जो एनालिसिस है इससे आप बहुत ईजीली कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं। श श स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो आप वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 अपनी कॉपी पे डाल दीजिए। इस तरह से मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेके या बाद में भी उसको नोट कर सकते हो। अभी सिर्फ आप इतना करिए और क्वेश्चन नंबर 1 का आपका जो आंसर है आप उसके आगे से लगा लीजिए और फिर जैसे ही मैं आपको आंसर बताऊँगी तो उसके आगे यदि सही है तो टिक कर दीजिए, गलत है तो इस तरह से। लास्ट में आप उनको काउंट ज़रूर कीजिएगा कि आपके कितने में से कितने सही हुए हैं। ठीक, तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है अपने को परखने का। चलिए इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? तो बताइए। बिल्कुल डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि देखो स्पर्शी तो ये व्यंजन है ही, वैसे तो इन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन हमारी वर्णमाला मैंने पढ़ाई थी आपको, 25 व्यंजन होते हैं। ठीक, और क्योंकि 100 स्पर्शी का मतलब क्या होता है कि हमारी जिह्वा जो है ना हमारे मुंह को किसी न किसी भाग को टच करती है। तो वैसे तो सारे व्यंजन स्पर्शी हैं, लेकिन इनको बेसिकली संघर्षी व्यंजन कहते हैं हम। ठीक है, तो क्योंकि इनके उच्चारण में थोड़ा सा हमें संघर्ष करना पड़ता है और स्पर्शी तो ये हैं ही, तो इसलिए इनको स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घोष का मतलब होता है सघोष। ठीक है, घोष बोलो या सघोष बोलो एक ही बात है, चाहे हम इसके आगे 100 लगाएं। ठीक, कई बार कंफ्यूजन करने के लिए एग्जामिनर अब ऐसे प्रश्न पूछने, क्योंकि सघोष और अघोष हमने पढ़े हैं ना, तो सघोष को ही घोष कहते हैं। ठीक, तो देखो मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? किसी भी वर्ग का सघोष होता है। तो क क्या है? क ख दूसरा वर्ण है तो ये नहीं है। ठीक है, च क्या है? पहला वर्ण है तो ये भी नहीं होगा। प भी पहला है तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ह यहाँ पे जो है वो सघोष वर्ण है हमारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन स का उच्चारण स्थान है, तो तीसरा प्रश्न है, इसका आंसर आप बताइए। इसमें होगा हमारा ये कौन सा 100 होता है हमारा? तो बिल्कुल बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मूर्धा इसे 100 कहते हैं। ठीक है, पहला ये वाला होता है, इसे हम तालव्य 100 कहते हैं और इसे मूर्धा 100 कहते हैं, और जो ये वाला 100 होता है इसे दंत्य 100 कहते हैं। ठीक है, दंत्य 100। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा चौथा। अक्षा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो इसको हम संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा। चंद्र बिंदु और इसका सिंबल इस तरह से होता है, आप ध्यान रखिएगा। का प्रयोग किस भाषा में होता है? संस्कृत, पाली, हिंदी या उर्दू? तो देखो मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी ट्रिक आपको बता रही हूँ जो हमेशा आपके काम आएगी। जैसे आप तत्सम तद्भव शब्द पढ़ते हैं ना, मैंने एक बार जब मैं वीडियो में पढ़ा भी रही थी तत्सम तद्भव, वहाँ भी मैंने ये बात बताई थी और फिर से बता रही हूँ ये ट्रिक। जहाँ भी आपको चंद्र बिंदु लगे ना किसी भी शब्द में, तो सीधे सीधे आप पहचान जाना वो हमेशा तद्भव का शब्द होगा। तद्भव यानी कि हिंदी का। ठीक है, तद्भव ध्वनियाँ क्या होती हैं? जो हिंदी में स्वयं उत्पन्न हुई हैं, जो हिंदी में विकसित की गई ध्वनियों को हम तद्भव कहते हैं। और तत्सम मतलब जो संस्कृत से हमने ज्यों की त्यों ली है। तो जो चंद्र बिंदु है ना, वो हमारे हिंदी के व्याकरणाचार्य जो हुए हैं उन्होंने हिंदी में ही विकसित किया है ये चंद्र बिंदु। ठीक, तो जहाँ भी आपको चंद्र बिंदु से बनने वाला कोई भी अक्षर आपको दिखे, कोई भी जैसे कभी कभार आपसे पूछ लिया जाएगा, एक शब्द दे देंगे और कहेंगे कि इसमें कौन सा ये जो है ये
मतलब उसमें चंद्रबिंदु लगा हुआ, जैसे आँख है, ठीक है, जैसे जिसमें भी आपको चंद्रबिंदु दिखेगा पूरे इस वाक्य में, तो पूरे शब्द में, तो सीधे सीधे आप लगा देना कि वो तद्भव शब्द है या हिंदी का शब्द है। ठीक, तो हिंदी में चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर है खंजन शब्द में बना हुआ अनुस्वार निम्न में से कौन सा वर्ण है। तो देखो इस पर भी मैं एक ट्रिक आप सबको समझाती हूँ। देखो खंजन में यहाँ चंद्रबिंदु अनुस्वार क्या होता है, जो ये ऊपर आप बिंदी देख पा रहे हैं ना, ख के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है, तो उसी बिंदी को कह रहे हैं अनुस्वार। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो खंजन शब्द है ना उसमें अनुस्वार कौन सा वर्ण है। तो अनुस्वार क्या होता है, किसी भी वर्ग का पंचमाक्षर अनुस्वार होता है। तो मैंने वर्णमाला में बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। जैसे क वर्ग, 5 वर्ग होते हैं हमारे, च वर्ग हो गया, ठीक है, ट वर्ग हो गया, और त वर्ग हो गया, और प वर्ग हो गया। ठीक है, तो ये 5 वर्ग हैं और इनके पंचमाक्षर क्या है। क का पंचमाक्षर क्या है, ग है, ठीक है। च का पंचमाक्षर क्या है, य है। ट का पंचमाक्षर क्या है, अण है। त का पंचमाक्षर क्या है, म है। प का त का पंचमाक्षर क्या होगा, न है, ठीक है। त थ द द न। और प का पंचमाक्षर क्या है, म है। तो अब यहाँ पे यही चीज़ आपसे पूछी जा रही है कि जो ये अनुस्वार है ये कौन सा वर्ण है। तो किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है ना वो अनुस्वार होता है, यानी कि हम उसको ऊपर से बिंदी के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रिक कैसे पहचानोगे इसको, क्योंकि पंचमाक्षर तो 5 हैं, अब हम कैसे पहचान करें कि वो कौन सी बिंदी हो सकती है। तो खंजन, क्योंकि सबका उच्चारण लगभग नाक से ही होता है, तो यहाँ पे पहचानने की ट्रिक क्या है, जो दूसरा वर्ण होगा ना, यानी कि जिसके ऊपर बिंदी लगी होगी उसके जो अगला अक्षर होगा ना, तो उस ही वर्ग का वो 5वां अक्षर होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ज है वो किस वर्ग में आता है। तो च वर्ग में आता है, च छ ज आता है ना, यहाँ आता है ज। तो इसका मतलब ये इसी के वर्ग का, क्योंकि ये अपने ही वर्ग के जो यो है, ये जब बिंदी के रूप में लगा तो इसके बाद के जो अक्षर है इसको इसने सहारा दिया। तो जो ये यो है ये इसी के वर्ग का पंचमाक्षर है। ठीक है, तो खंज जो आप देख पा रहे होंगे, तो जो बिंदी है वो किस वर्ग की है, च वर्ग की है, और कौन सा है, यो। अब हम आंसर में ढूंढते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है 7वां हमारा प्रश्न, किस शब्द में र का प्रयोग नहीं हुआ है। तो र के रूप मैंने आपको बताया था कि हिंदी में 3 से 4 तरह से हम र को लिखते हैं। तो र देखो, एक तो ये हो गया पदेन रूप, उग्र में जब हमने नीचे से र लगाया तो ये क्या है, र का पदेन रूप है। ठीक है, ड्रेस में भी इस तरह से, क्योंकि गोल पैंदी वाले जो वर्ण होते हैं उनके साथ हम र को इस तरह से लिखते हैं, दूसरा प्रयोग ये हो गया। तीसरा आपने क्या है, र का जो रेफ रूप है ये इस तरह से होता है, ऊपर से आपने देखा होगा, और एक सामान्य रूप तो ये है ही, है ना। तो अब सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो आवृत्ति लिखा हुआ है इसमें जो वो आप र के उच्च साउंड तो र का आ रहा है, लेकिन ये कौन सा वर्ण है, हमारा री स्वर है ये। ठीक है, तो जो वृत्ति में री इस तरह से जो मात्रा दिख रही है ना, तो वो री की मात्रा है, र की नहीं है। ठीक, चलिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, साथ ही साथ अपना कर्तव्य समझते हुए। चलिए 8वां प्रश्न है हमारा, कंठ शब्द में बना अनुस्वार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है। फिर वही प्रश्न आ गया जो अभी हमने पढ़ा था, 6वां प्रश्न। देखो कंठ में तो मैंने क्या बताया, पंचमाक्षर क्या होता है, जो बिंदी की बात कर रहे हैं वो क्या है, पंचमाक्षर है। और उसका जो अगला क के बाद यदि कौन सा है, अगला ठ वर्ण है। तो ठ का जो पंचमाक्षर ट ठ ड ढ ण, तो पंचमाक्षर क्या है, अण है। तो इसीलिए इसमें जो अनुस्वार है, जो बिंदी है वो कौन सी है, वो अणो है। अणो को हमने यहाँ पे बिंदी के रूप में लिखा है। कई बार आपसे कंठ का इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा, कंठ। ठीक है, तो ये भी सही होता है, क्योंकि जो अणो है ना, जब कोई पंचमाक्षर आधा होता है ना किसी भी शब्द के अंदर, तो उसको हम इस तरह से बिंदी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, फिर उसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कंठ, क्योंकि अणो जो है वो आधा है। अब आधे अणो को हम बीच में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखें तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको क हो गया, या तो ऐसे लिखेंगे हम उसको, या फिर ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो कंठ लिखने में दिखने में ऐसा ही सही लगता है, तो इसलिए हम इसको इजीली मतलब इजी बना देते हैं। ठीक, चलिए 9वां प्रश्न है हमारा, दिग्विजय शब्द का संधि विच्छेद
चयन कीजिए। तो बताइए कौन सा है, ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं ये। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि दिग्विजय क्या है, दिक धन विजय। तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या होगा, हाँ डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिक धन विजय। तो इसमें क्या है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। ये भी आपको ध्यान रखना, मैंने संधि वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है। तो इसमें क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ भी क है, यहाँ भी व्यंजन है। ठीक है, दोनों जगह व्यंजन, तो व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है, तो वहाँ पे कौन सी व्यंजन संधि होती है। ठीक, संधि स्वर हमें कहीं नहीं दिख रहा है। चलिए अगला है उच्छ्वास। तो उच्छ्वास का संधि विच्छेद बताइए। तो उच्छ्वास का क्या हो जाएगा, बिल्कुल उत् धन श्वास हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप समझ मतलब जो तौ है उसका यहाँ पे जो व्यंजन संधि है ना, उसका ये उदाहरण है। और व्यंजन संधि में एक नियम है कि तौ का जो है आधे चौ में परिवर्तित हो जाती है। तौ के बाद आधा सौ आए तो वो चौ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये नियम है। चलिए अगला है 11वां हमारा प्रश्न है, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो सज्जन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है। सत धन जन हो जाएगा, सत मतलब सच्चा, जन मतलब व्यक्ति। ठीक, चलिए इसके बाद सज्जन का कई बार आपको वर्तनी भी पूछी जा सकती है, तो इसलिए आपको मल्टीपल दृष्टिकोण से सोचना है। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है हमारा, उद्धार शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो कौन सा होगा उद्धार का, देखो उद धन हार हो जाएगा इसका। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ धा है तो कहीं तो हा, हौ का तो कहीं साउंड नहीं है, तो फिर कैसे। तो यहाँ पे भी वही नियम लगता है, धौ जहाँ पे जब संधि विच्छेद करते हैं ना, तो तौ के बाद यदि हौ आए तो उसको आधा धौ में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा उद धन हार, ध्यान रखिएगा। 13वां हमारा प्रश्न है, आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो इसमें विसर्ग संधि है, आशीह धन वाद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग का रौ में परिवर्तित, यानी कि जो विसर्ग है वो आधे रौ में बदल जाता है। ठीक है, तो ये आशीर्वाद हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। आशीर्वाद की वर्तनी इस तरह से लिखी जाती है, आपसे वर्तनी शुद्धिकरण में भी पूछा जाएगा। 14वां हमारा प्रश्न है, अत्युत्तम शब्द में कौन सी संधि है। तो बताइए जल्दी से कौन सा है, अति धन उत्तम। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अति धन उत्तम। तो यण संधि अगर आपने पढ़ी हो, मैंने आपको पढ़ाया था, उत्तम। तो यहाँ पे क्या है, ई है, यहाँ पे क्या है, उ है। तो यदि ई या ई के बाद क्या है, भिन्न स्वर आया हुआ है, तो वो किस में बदल जाएगा, यौ में बदल जाएगा। और यौ के बाद जो स्वर आने वाला स्वर है वो यौ क्या है, इसमें जुड़ करके ऊ की मात्रा इस तरह से लग जाएगी, तो वो यू हो जाएगा। तो अति धन उत्तम अत्युत्तम हो जाएगा। ठीक, चलिए य व जहाँ भी होगा ना, तो वहाँ पे सीधे सीधे आपको किसी भी शब्द के बीचों बीच अगर आपको य और व दिखाई दे, तो सीधे से आप कहाँ जाओगे, यण संधि के ऊपर उसको लगा दोगे। ठीक है, तो अत्युत्तम में कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक, अत्युत्तम। चलिए अगला है 15वां प्रश्न, फिर संधि से ही है, गिरीश शब्द का संधि विच्छेद चयन कीजिए। तो गिरीश का कौन सा होगा, बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, गिरिधन ईश। जो लोग साथ ही साथ मेरी बताई हुई ट्रिक पे चल रहे हैं ना, जो मैंने बताया था कि इस तरह से आप अपने नोटबुक में क्वेश्चन नंबर डालते रहिए और अपना आंसर ए बी सी जो भी हैं इस तरह से लगाइए। तो फिर बाद में अगर सही, जैसे मैं आंसर बता रही हूँ, तो अगर आपका सही निकल रहा है तो उस पर टिक कीजिए, गलत निकल रहा है तो आपको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, तो बाद में जब गिनोगे आप कितने सही हुए, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं, है ना। मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों का सारे सही हो रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी इसमें से काफ़ी टॉपिक जो है मैं काफ़ी के मैक्सिमम टॉपिक में जो है पढ़ा चुकी हूँ आपको। चलिए 16वां प्रश्न है हमारा, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो घुमा कर पूछा जा रहा है, क्योंकि ये विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मतलब सॉरी विलोम शब्द नहीं, उपसर्ग आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कितना लंबा उन्होंने खींच दिया है, कई लोग इसको पढ़ने में ही, समझने में ही काफ़ी देर लगा देते हैं और फिर गलती में कुछ भी लगा देते हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आपको देखना है कि व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। यानी कि व्यवस्था में हमने एक उपसर्ग लगाना है। मैंने कहा था ना जब उपसर्ग पढ़ाए थे, तो उपसर्ग लगाने से जो शब्द होते हैं वो एक तो पर्यायवाची बनाए जा सकते हैं और एक विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो व्यवस्था में हम अ शब्द जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, तो अव्यवस्था मतलब अच्छी व्यवस्था नहीं है जहाँ पे, तो वो अ मतलब नहीं या बुरी। ठीक, तो इस तरह से अव्यवस्था, ये क्या हो जाएगा, व्यवस्था का विलोम अव्यवस्था हो जाएगा। ठीक, विलोम बन जाएगा।
इसके बाद 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो उपसर्ग रहित मतलब जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है सुयोग, विदेश, अत्यधिक या सुरेश। तो देखो योग एक मूल, सबसे पहले आप एक मूल शब्द इसमें से निकाल कर देख लीजिए, आपको इजीली आपका आंसर मिल जाएगा। योग शब्द है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है, या जुड़ना, और इसमें सु उपसर्ग लग गया तो ये सुयोग हो गया, यानी कि अच्छा योग बन गया, है ना। तो यहाँ पे तो उपसर्ग है ही। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा उपसर्ग रहित, यानी कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो यहाँ पे फिर देखो इस देश को निकाल दो, देश अपने आप में एक सार्थक शब्द है ना, तो उसमें जब हमने 20 उपसर्ग लगा दिया तो वो क्या बन गया, विदेश बन गया, है ना। फिर देखो अधिक शब्द है यहाँ पे, अति धन अधिक, तो इसमें भी क्या है, अति उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, अत्यधिक बन गया, अधिक शब्द में अति उपसर्ग लगा तो वो अत्यधिक हो गया। एक ही शब्द है यहाँ पे, अगर हम कहें कि यहाँ पे रेश होगा, यहाँ पे सु उपसर्ग होगा, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। रेस यहाँ पे कोई उत्तर, कोई उसका अर्थ नहीं निकल आ रहा है, तो इसलिए ये इस शब्द में, सुरेश शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 18वां हमारा प्रश्न है, गमन शब्द को विपरीतार्थक फिर विलोम बनाना है आपको। बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो देखिए गमन शब्द को सबसे पहले आपको पता लगाना है, इसका अर्थ समझने के, जब आपको नहीं आता है ना तो आप उस शब्द को पहले ध्यान से समझिए, उसका अर्थ क्या हो सकता है। तो गमन का मतलब क्या होता है, जाना होता है। अब अगर हम कहें कि जाना का उल्टा क्या हो जाएगा, आना हो जाएगा। तो आना, जैसे हमने कहा गमन मतलब जाना, और उसमें अगर हम विलोम शब्द को, उपगमन तो नहीं हो सकता, प्रतिगमन भी नहीं होगा, अनुगमन भी नहीं होगा, आगमन, आ का मतलब होता है आना, ठीक है। तो जाने का उल्टा क्या हो जाएगा, आना हो जाएगा, और आगमन में आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो वो उसका विलोम यानी कि आगमन बन जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 19वां हमारा प्रश्न है, निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है पूछ रहे हैं ना। तो देखो निर्बल, कुलीन, सुदर्शन या कोई नहीं। तो निर्बल जो शब्द है ना उसमें कौन सा उपसर्ग है, निर उपसर्ग है। कई बार इस तरह से भी पूछ लेगा आपको, हलंत के साथ रॉ, ठीक है, क्योंकि जो ये रॉ है ये ऊपर से देख रहे होंगे आधा है, तो निर्बल में भी क्या है, निर उपसर्ग है, ठीक है, नर नहीं, निर उपसर्ग, ठीक। फिर सुदर्शन में भी सु उपसर्ग लगा है, दर्शन मतलब देखना, ठीक है। तो दर्शन शब्द में सु उपसर्ग लग गया, इसमें भी उपसर्ग है। तो इसका मतलब जब इनमें है तो ये वाला तो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा, डी वाला। तो सिंपल सी बात है, कुलीन शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अगर हम कहें कि लीन में को उपसर्ग होगा तो क्या लीन का यहाँ कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो देखो कुल शब्द है, यहाँ पे मूल जो शब्द है वो है कुल। कुल का मतलब होता है वंश, या जिसे हम कहते हैं ना कि इस कुल का ये व्यक्ति है या इस वंश का ये व्यक्ति है। तो कुल वंश एक ही चीज़ है, ठीक है। तो कुल शब्द में ईन प्रत्यय जब लग गया है तो वो बन जाता है कुलीन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है, ईन प्रत्यय, ना कि उपसर्ग। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला है, आमिष को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा। तो बताइए कौन सा होगा आमिष। इसका अगर हमें विलोम बनाना होगा तो इसमें हम जोड़ देंगे निरामिष। इसका मतलब विलोम बन जाएगा निरामिष। तो निर उपसर्ग जब हम इसके साथ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा निरामिष, ठीक है। तो 20 प्रश्न आप हल कर चुके हैं दोस्तों। इनको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपके बिल्कुल यही प्रश्न आपके पास आएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ऐसे ही आपके पास प्रश्न बनेंगे। तो आपको इससे आइडिया ज़रूर आएगा कि आपकी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे आपको उन्हें सॉल्व करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है हमारा, जो शब्द अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो बताइए अंत में कौन से जुड़ते हैं। किसी शब्द के अंत में जुड़ने से जो शब्द बनते हैं, मतलब जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय, ठीक है। तो प्रत्यय अंत में जुड़ते हैं, आपको पता चला। फिर है 22वां हमारा प्रश्न है आज का, जमादारिन शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप इसका मूल शब्द हटा दीजिए। तो जो इसका मूल शब्द है वो है जमादार, ठीक है। अब जमादार तो क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। इसमें
जमादार इन अगर प्रत्यय जुड़ जाए, ठीक है, तो ये जमादारिन बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इन प्रत्यय लगा हुआ है। इन प्रत्यय लगने से ये जमादार शब्द क्या बन गया है, स्त्रीलिंग में परिवर्तित होकर के जमादारिन बन गया है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन इसका आंसर हो जाएगा डी। 23वां प्रश्न है हमारा, नायक शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो देखो, नायक क्या है, पुल्लिंग शब्द है, और अगर इसको हमको स्त्रीलिंग बनाना हो तो इसमें हमें जोड़ना है इका प्रत्यय। इक नहीं होगा, आनी भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ठीक है, नायिका हो जाएगा। क्योंकि नायक का विलोम, नायक का जो विलोम कहें या स्त्रीवाचक कहें तो वो क्या हो जाएगा, नायिका हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लगा हुआ है, इक्का प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक। चलिए, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेख यहाँ पे मूल क्रिया है, मूल धातु क्या है, लेख है, ठीक है। और इसमें अगर हम अक प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, लेखक बन जाएगा, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, अक प्रत्यय। चलिए, 25वां हमारा प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, क्री मतलब होता है क्रिया, ठीक है। तो कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंदर जो प्रत्यय लगते हैं वो होते हैं तद्धित प्रत्यय। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, तद्धित प्रत्यय इनमें जुड़ते हैं, ठीक है। जो मतलब तद्धित प्रत्यय जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगते हैं, क्रिया या धातु, ठीक, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा कृदंत कहलाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, घनश्याम में कौन सा समास है। तो देखो, कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन नहीं है आपके पास। देखो, घनश्याम का मतलब क्या होता है, श्री कृष्ण के लिए घनश्याम कहा जाता है, पहली चीज़, क्योंकि घनश्याम क्या है, अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। एक तो घनश्याम का मतलब होता है कृष्ण, कृष्ण क्या है, बादलों के समान काले हैं। और घनश्याम का दूसरा, घन का मतलब होता है बादल, तो काले बादल को भी क्या कहते हैं, काले बादल, काले बादल को भी हम घनश्याम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनेकार्थी शब्द है घनश्याम। तो अब देखो, हमने समास के अंदर हम पढ़ते हैं कि जहाँ पर किसी तीसरे, जो दोनों पद जहाँ प्रधान नहीं है, तीसरे की विशेषता जहाँ बताई जाती है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। लेकिन आपके ऑप्शन में यहाँ बहुव्रीहि समास कहीं नहीं दिया हुआ है। अगर यहाँ पे कर्मधारय समास ना होकर के बहुव्रीहि दिया रहता तो आपको बहुव्रीहि लिखना था, ठीक है। लेकिन यहाँ बहुव्रीहि समास नहीं दिया हुआ है तो इसका आंसर कर्मधारय हो जाएगा। मान लो कर्मधारय भी ऑप्शन में होता और बहुव्रीहि भी ऑप्शन में होता, ठीक है, तो तब आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि पलड़ा भारी बहुव्रीहि क्या है, क्योंकि सबसे प्रधान समास जो होता है ना, तो वो बहुव्रीहि माना जाता है। तो इसीलिए जहाँ पर पलड़ा, क्योंकि पलड़ा अगर ऐसी स्थिति में तो हमेशा बहुव्रीहि का ही भारी होता है, तो इसलिए घनश्याम तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कि कृष्ण की, बादल के समान काला है जो, अर्थात कृष्ण। तो कृष्ण के लिए घनश्याम कहा गया है, तो इसका मतलब तीसरे की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, तो इसमें बहुव्रीहि समास होना चाहिए, लेकिन बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं है। तो कर्मधारय काला बादल, ठीक है, तो यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि विशेषण और विशेषक की यहाँ पे बात हो रही है ना, तो इसलिए। चलिए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो अभी अभी मैंने बताया भी है, बहुव्रीहि समास वहाँ पे होता है। बहुव्रीहि समास के दोनों ही पद अप्रधान होते हैं और तीसरे की वहाँ पे विशेषता बताई जाती है, ठीक। चलिए, प्रतिदिन में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन में सीधे सी बात है, प्रति उपसर्ग, जहाँ भी आपको उपसर्ग दिखे ना, सीधे सीधे आप अव्ययी भाव समास लगा देना, ये ट्रिक है, ठीक है। अब विस्तृत रूप से तो मैंने आपको बताया भी है समास वाले टॉपिक में, लेकिन अगर आपको ट्रिक अपनानी हो कभी तो इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो पथ से भ्रष्ट, इसमें सीधी सी बात है तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष के भी 5 से 6 भेद होते हैं तत्पुरुष के, कर्म तत्पुरुष, कर, ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे पथ से भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट यानी कि क्या हो रहा है, पथ यानी कि अपने पद से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, अलग होने का जहाँ भाव होता है, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, बहु तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे कारक चिन्हों का प्रयोग होता है ना, तो उसमें तत्पुरुष समास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और कौन सा है यहाँ पे, कर्ता, कर्म, करण, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर भी अलग होने का भाव होता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 30वां हमारा आज का प्रश्न है, राजमहल में कौन सा समास है? तो राजा का महल, तो इसमें भी क्या है, संबंध तत्पुरुष है, क्योंकि राजमहल का संबंध किससे है? राजा से है। और संबंध तत्पुरुष के अंदर अगर यहाँ पे तत्पुरुष के ही भेद पूछे जाते तो आपको ध्यान रखना है संबंध तत्पुरुष है, ठीक है। का, के, रा, री, रे जहाँ भी आता है तो वो संबंध बताने का काम करते हैं ना। तो राजमहल, राजा का महल, तत्संबंध तत्पुरुष, और केवल क्योंकि यहाँ पे तत्पुरुष दिया गया है तो आपको तत्पुरुष करना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? यदि आपको ध्यान हो तो मैंने पढ़ाए भी हैं, ये जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्होंने तो ईजिली अपना आंसर लगा दिया होगा। बहुत अच्छी ट्रिक से मैंने आपको बताए भी थे ये। तो 31 का आंसर द्विरद हो जाएगा, क्योंकि द्विरद जो है भौरे का पर्यायवाची नहीं होता है। चंचरीक है, सिलीमुख है, दुरेफ है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। इसके बाद अगला भी पर्यायवाची है, इनमें से एक मछली का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। तो मत्स्य, मीन, सफरी, जलोदरी। तो देखो मत्स्य भी है, मीन भी है, सफरी भी है, जलोदरी नहीं होता है बल्कि जलतोरी होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, गलत, ये बर्तनी गलत दी हुई है, जलतोरी होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जलतोरी होता तो वो मछली का हो जाता, ठीक। चलिए अगला है 33वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? फिर आपसे पूछ रहा है, झस, जलधि, केकी, मरीचि। तो देखो जो जलधि है वो तो है समुद्र का, माफ़ कीजिएगा, जो जलधि है वो किसका है? समुद्र का है, ठीक। जो केकी है वो किसका है? मोर का पर्यायवाची है। और मरीचि जो है वो किरण का है। किरण जैसे कहते हैं ना, सूरज की किरण या रश्मि भी इसे कहते हैं, तो वो किरण का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ही है झस, जो किसका है? मछली का पर्यायवाची है। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, तो बताइए कौन सा है? मीनाक्षी, मीन का मतलब होता है मछली, अक्षी का मतलब आँख। तो आँख मतलब मछली के पर्यायवाची में यहाँ पे आँख का पर्यायवाची जोड़ करके मीनाक्षी बनाया गया है, यानी कि मीन मछली के समान आँखों वाली। तो सुंदरी कोई भी हो सकती है, मछली के समान आँखें तो किसी की भी हो सकती है, तो वो सुंदरी है, ठीक है। सुंदरी का ही पर्यायवाची है। कोई सुंदर स्त्री होगी जिसकी आँख कैसे होंगी? मछली के समान होंगी, है ना। इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अश्म, सैंधव, घोटक, तुरंग। तो कौन सा नहीं है? बताइए जल्दी से। बिल्कुल अश्म यहाँ पे घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। सैंधव भी है, घोटक भी है, तुरंग भी घोड़े को ही कहते हैं, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बता रही हूँ आपको, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा विज्ञ का विलोम शब्द है? विज्ञ का क्या हो जाएगा? विद्वान, मूर्ख, वंद्य या अज्ञ। तो बिल्कुल अज्ञ हो जाएगा। विज्ञ का मतलब मतलब विद्वान, ठीक है। यह विशेष ज्ञ मतलब ज्ञानी। तो विशेष रूप से जो जानकार है या ज्ञानी व्यक्ति को कहते हैं विज्ञ। लेकिन अ यहाँ पे क्या है? उपसर्ग। ज्ञ में क्या? ज्ञ मतलब ज्ञानी, अ मतलब नहीं, तो जो ज्ञानी नहीं है वो क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए अज्ञ मत बनिए, क्या बनिए? विज्ञ बनिए, ठीक है। यानी कि विशेष ज्ञान रखने वाले बनिए, या विशाल ज्ञान भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, सौम्य शब्द का विलोम है। तो सौम्य कहते हैं ना, ये बहुत सौम्य स्वभाव का है, तो सौम्य का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सौम्य का हो जाएगा उग्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञ का विलोम है। तो कृतज्ञ का मतलब होता है किए हुए उपकार या किए हुए एहसान को मानने वाला, तो उसे कृतज्ञ कहते हैं। और उसका विलोम हो जाएगा कृतघ्न, यानी कि किए हुए उपकार को न मानने वाला या एहसान को न मानने वाला, कृतघ्न उसे कहते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं ना, जैसे कोई हम पे एहसान करता है या इस तरह से, तो हम उसको कहते हैं हम बहुत कृतज्ञ हुए, है ना, हम आपके कृतज्ञ रहेंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये कृतज्ञ जो है कृतघ्न का विलोम भी है, ठीक। चलिए, संकीर्ण का विलोम है। तो संकीर्ण का मतलब होता है संकुचित या छोटा, ठीक है। और कहते हैं ना, संकीर्ण मानसिकता है उसकी, यानी कि बहुत छोटा सोचता है। और उसका होता है विस्तीर्ण, यानी कि विशाल सोचने वाला या विस्तृत सोचने वाला, ठीक। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुरक्ति का विलोम है? तो अनुरक्ति का सीधी सी बात है विरक्ति इसका हो जाएगा, ठीक। अनुरक्ति यानी कि किसी चीज़ में लिप्त होना, और विरक्ति का मतलब होता है किसी चीज़ से विमुख होना। वी उपसर्ग है, वी का मतलब होता है कि उस चीज़ से मतलब अपना ध्यान एकदम हटा देना, विरक्त हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे
अनुरक्ति का मतलब लगा हुआ, विरक्ति का मतलब छोड़ना या उससे बिल्कुल निरश हो जाना, तो उसे विरक्ति कहेंगे। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, तो यहाँ पे क्या है ये, अब आपके पास मुहावरों से भी प्रश्न बनते हैं। तो उड़ती चिड़िया के पंख कौन गिन सकता है? क्या आप कभी उड़ती चिड़िया के पंख गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, एक उदाहरण के लिए हम बोल देते हैं, एक मतलब मुहावरा हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, अनुभव होना। कहते हैं ना कि वो हम तो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं, यानी कि हम इजीली किसी की पहचान कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि अनुभवी व्यक्ति ऐसा बोलते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफ़ेद झूठ, तो सफ़ेद झूठ का मतलब होता है पूर्णतः असत्य। बोलते हैं ना कि बहुत सफ़ेद झूठ बोल रहा है भाई, तो सफ़ेद झूठ का मतलब होता है पूर्णतः असत्य। तो इसलिए आप सफ़ेद झूठ कभी मत बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्थर की लकीर, तो पत्थर की लकीर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये एक लोकोक्ति है, पत्थर की लकीर। तो इसका मतलब होता है अमिट होना। पत्थर पर जो लकीर पड़ जाती है तो क्या वो मिटती है? मतलब अब हम तो पेन से डाल दें या चॉक से डाल दें तो वो तो मिट जाएगी, लेकिन पत्थर की लकीर यानी कि पत्थर के बीच में अगर दरार पड़ जाए तो वो नहीं भरी जा सकती, है ना। देखो अब यहाँ पे कुछ तो आपके पास मुहावरे हैं और कुछ आपके पास लोकोक्ति हैं। तो कैसे आप पहचान करोगे? मैं यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ। 100% ये ट्रिक काम नहीं करेगी, 99% मैं कह सकती हूँ आपकी ये ट्रिक जो है काम करेगी। 1% की मैं गारंटी नहीं देती हूँ, ठीक। और वो 99 जो ये ट्रिक है, इसी में से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कैसे आप ध्यान रखेंगे? देखो जहाँ पर भी आपको इस तरह से पूछा जाएगा ना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, तो गिनना, करना, बैठना, उठना, काटना, इस तरह से, जैसे नाक काटना, 9 2 11 होना, तो ना इस तरह की जो क्रियाएं जब लास्ट में आपको दिखेंगी ना, तो आप उसको सीधे मुहावरे की कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो मुहावरा होता है, पंख गिनना। और जहाँ पे लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति का मतलब क्या होता है कि जो लोक में प्रचलित उक्ति, यानी कि जिसको हम परंपराओं से चले आ रहे हैं उसको प्रयोग करते हुए, है ना। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पत्थर की लकीर, तो पत्थर की लकीर ये एक लोकोक्ति है ना। तो यहाँ पे कोई पत्थर की लकीर होना या करना इस तरह से नहीं लिखा है। पत्थर की लकीर हम सीधे कहते हैं कि ये तो पत्थर की लकीर है, तो ये क्या है, आपकी लोकोक्ति है। तो इस तरह से भी आप पहचान कर सकते हो, ठीक। जैसे अगला देखो, डोरे डालना, तो डोरे डालना ये क्या है, मुहावरा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, अपने प्रेम में फंसाना किसी को, ठीक है। तो डोरे डाल, कहते हैं ना डोरे डालना है, तो डोरे डालना का मतलब होता है प्रेम में फंसाना। तो ये भी एक मुहावरा है, ठीक। तू डाल डाल मैं पात पात, अब देखो लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, कई बार जो है किसी की पंक्ति हो सकती है ना। तो तू डाल डाल मैं पात पात, ये भी क्या है, देखो ये लोकोक्ति है। और यहाँ पे ना नो इस तरह से आपको नहीं दिख रहा है ना, तो सीधी सी बात है, आप इसको पहचान कैसे करो। कई बार आपसे प्रश्न बनता है ना कि इनमें से मुहावरा कौन सा है, लोकोक्ति कौन सी है, तो आप इस तरह से भी पहचान कर सकते हो, ठीक। तो चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, इसको कहते हैं तू डाल डाल मैं पात पात, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 46। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है, यानी कि असूर्य पर्शा जो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है ना, उसके लिए हमने सही ऑप्शन चुनना है। वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे, क्या उसे असूर्य पस्या कहते हैं। वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं लग रहा है। जिसको खुर्य भी न दे, यहाँ सूर्य होगा, ठीक है, सूर्य होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, न देख सके, तो ये भी नहीं लग रहा। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, तो ये सही लग रहा है। रनिवास का मतलब क्या होता है, जैसे पुराने समय में क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे ना, तो उनकी स्त्रियां जो होती थी, जो महिलाएं उनके राज्य की, तो वो सबके सामने नहीं आती थी। उनके लिए विशेष कक्ष बनाए जाते थे, जहाँ पर मतलब बिल्कुल उनको न तो सूर्य की कोई रोशनी, वहाँ जहाँ तक सूर्य की रोशनी तक न पहुँचे, मतलब ऐसे कक्षों में जो महिलाएं थी उन्हें रखा जाता था। तो उस स्थान को कहते हैं रनिवास, ठीक है। तो रानियों का निवास जिसे कहते हैं, तो रनिवास उसे कहा जाता था। तो उसको कहते हैं असूर्यपस्या, यानी कि वो ऐसी स्त्री जो कड़े पर्दे में रहती हैं या जो सूर्य को न देख सके, ठीक है, उसे कहते हैं रनिवास। इतना ज़्यादा प्रतिबंध था, आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय की कितनी टफ स्थिति रही होगी। जो स्त्री सूर्य
भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो बिल्कुल वही अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ये अनेकार्थी शब्द हैं, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जहाँ पे होता है ना। तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहेंगे? अभी हमने पढ़ा था असूर्य पश्या, यानी कि मतलब नहीं, सूर्य मतलब सूरज, पश्या मतलब देख सकना। ठीक है, तो जो सूर्य को न देख सके तो उसे कहते हैं असूर्य पश्या, ध्यान रखना। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। तो उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे कहते हैं रिक्त। ठीक है, और अगला प्रश्न है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है। तो वो होती है धरोहर। ठीक, तो देखो उत्तराधिकार जरूरी नहीं है कि एक पिता अपने पुत्र को ही उत्तराधिकार बनाए। कई बार क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके कोई संतान नहीं होते हैं, लेकिन वो अपनी किसी भी मतलब किसी के भी पुत्र को या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी संपत्ति दान दे देते हैं या अपने संपत्ति का मालिक बना देते हैं। तो उसे कहते हैं रिक्त। ठीक है, तो उत्तराधिकार में जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे रिक्त कहते हैं। और कोई संपत्ति यानी कि कोई वस्तु है मैंने किसी दूसरे व्यक्ति के पास रखी हुई है तो उसे हम क्या कहते हैं? धरोहर कहते हैं। ठीक, कन्फ्यूजन मत करना, बहुत इजी है। गिरा हुआ के लिए आज का लास्ट प्रश्न है हमारा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। तो कहते हैं ना कि कितना गिरा हुआ व्यक्ति है, या नीच भी इसके लिए हम एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, नीच। तो पतित उसे कहते हैं हम। ठीक, तो आज के ये थे हमारे 50 प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका इस सेशन से संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिए, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूँगी। लेकिन तभी दूंगी जब वो इस टॉपिक से या इस वीडियो से संबंधित होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि वीडियो से संबंधित प्रश्न ही पूछें। चलिए आज के लिए इतना ही था। आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।